हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट यूनिट प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से। सबसे पहले हम इसके जो मुख्य नगर हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछे जा रहे हैं। हड़प्पा, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने खोज की थी। यहाँ से एक श्रृंगी पशु की मोहर हमें प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से हमें अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर आप जो पॉइंट ही लिख रहे हैं उनको आप कैटेगराइज कर लीजिएगा, जैसे कि खोजकर्ता, ठीक है, और अवस्थिति, नदी, और जो भी खोज या जो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक, या विशेष में उसमें लिख दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जुते हुए खेत यहाँ से प्राप्त होते हैं। नक्काशीदार ईंटें भी मिली हैं और यह श्री गंगानगर राजस्थान में अवस्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक, अहमदाबाद में यह अवस्थित है। बंदरगाह नगर है। चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में अवस्थित है और मानव तथा कुत्ते के साथ समाधान यहाँ पर यानी कि युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। रंगपुर रंगनाथ राव ने खोज की थी। मादर नदी के किनारे स्थित है। काठियावाड़ क्षेत्र में यह अवस्थित है और गेहूं की खेती के साक्ष्य तथा चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। धौलावीरा कच्छ के रन में अवस्थित है। जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। कोटदीजी तो सिंधु प्रांत के खैरपुर में अवस्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता धुर्ये और उत्खनन किया था फजल अहमद ने। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैंने बताई है कि आप इसको इजीली याद रख पाएंगे। कम से कम आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे। यदि आपको कोई पॉइंट याद नहीं आते हैं तो आपका पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, ठीक। दूसरा पॉइंट आपका वो नदी को इंडिकेट कर दीजिएगा, तो कम से कम 2 पॉइंट आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे लोबी मौसिका हरकंगा, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और जो कालीबंगन है वह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। ऐसे ही दूसरी ट्रिक और है, यह लो रंग लो चावल। तो जो लोथल है उसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी तथा लोथल से ही हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये 2 ट्रिक हैं, आप याद कर लीजिएगा, तो आपके जो है कम से कम 2 पॉइंट बन जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। तो हम इसमें देखेंगे सामाजिक संगठन। सबसे पहले जो समाज था वह 4 श्रेणियों में विभाजित था। बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और कृषक वर्ग में कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग को एक ही कैटेगरी में रखा गया था। फिर हम देखते हैं प्रसाधन सामग्री कौन कौन सी यूज की जा रही थी। तो दोनों ही, जो महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय थे तथा लंबे केस रखते थे, ठीक है। जैसे कि आपने एक मोहनजोदड़ो मूवी आई थी उसमें भी देखा होगा कि आभूषण प्रिय होते थे, यह उसमें भी यह दिखाया गया है और लंबे केस भी दिखाए गए हैं सभी के। फिर हम देखते हैं कि मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि चौपड़ खेलना, नाचना, गाना, शिकार करना आदि इनके आमोद प्रमोद के साधन थे। व्यवस्था कौन सी थी यहाँ पर, तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नर्तकी की मूर्तियाँ और अनेक नारियों की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। खाद्यान्न कौन सा उपयोग कर रहे थे, तो यह गेहूँ, फल, जौ, मछली आदि खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे। अगला देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था में सबसे पहले हम देखेंगे कि मातृ देवी की पूजा यहाँ पर होती थी। हमें कई सारी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है नर्तकी की, तो इससे हम देखते हैं कि मातृ देवी की पूजा यहाँ पर होती थी। एक श्रृंगी पशु बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी भी पूजा होती थी। आपने मूवी में भी अगर देखी हो तो वहाँ पर देखा होगा कि उसकी मोहर को विशेष मोहर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लिंग योनि पूजा देखने को मिलती है। वृक्ष की पूजा देखने को मिलती है, जिसमें कि पीपल, बबूल आदि महत्वपूर्ण वृक्ष थे। और मृतकों के संस्कार हमें दोनों ही प्रकार से देखने को मिलता है, दफनाना भी तथा जलाना भी, ठीक। फिर हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्नत कृषि व्यवस्था थी, जिसके साक्ष्य हमें कहाँ से, कालीबंगन से प्राप्त हो रहे हैं। पशुपालन, तो भाई पशुपालन भी किया जाता था, जिसमें कि घोड़ा, गाय, बैल आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये रोपड़ से हमें कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो पशुपालन भी हो रहा था। व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था, देश विदेशों के साथ व्यापार किया जा रहा था, ठीक। लोथल एक बंदरगाह नगर था। यह साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था।
ठीक, मापतौल के लिए क्या क्या उपयोग किए जा रहे थे, 16 इकाई उपयोग की जा रही थी मापतौल के लिए। उसके बाद देखते हैं उद्योग और शिल्प। हमें कई सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोथल से और चनहूदड़ों से कि उद्योग स्थापित थे तथा शिल्पकला भी उन्नत अवस्था में थी, क्योंकि कई सारी जो है मूर्तियां भी बन रही थी और एक मनके बनाने का कारखाना भी हमें चनहूदड़ों से प्राप्त होता है। तो ये आर्थिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्थिक दृष्टि से उन्नत नगर के रूप में विकसित था। फिर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजित सभ्यता थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी संभावना है। सबसे पहले हम देखेंगे भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का ग्रेड पद्धति का तथा जो दरवाजे उसके थे वह पीछे की ओर खुलते थे। ग्रेड पद्धति में क्या था कि जो मकान बने हुए थे वह समान ऊंचाई के थे, लगभग एक जैसे। ठीक, फिर सफाई व्यवस्था देखते हैं तो नालियां देखने को मिलती है हमें। उसके बाद सार्वजनिक स्नानागार अभी हाल ही में पूछा गया है 5 मार्कर में, तो इसको 5 मार्कर के तरीके से पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो में अवस्थित हो गया। ठीक, विशेषताओं में देखेंगे 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और जो सर्वाधिक गहराई थी 2.43 मीटर थी इसकी। ठीक है, पकी हुई ईंटों से यह निर्मित था और जो पानी को रोकने के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया गया था। इसके उत्तर में तथा दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। इसको हम आधुनिक स्विमिंग पूल की संज्ञा दी जा सकती है। फिर हम देखते हैं अन्नागार। तो अन्नागार कहाँ पर देखने को मिलता है, हड़प्पा में भी देखने को मिलता है और एक विशाल अन्नागार है वह हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। विशाल अन्नागार 45 मीटर लंबा तथा 45 मीटर चौड़ा था। 6 कमरों की 2 पंक्तियां बनी हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर 12 कमरे थे, 12 जिनमें कि अन्न को संग्रहित किया जाता था। ठीक, 12 चबूतरे हमें देखने को मिलते हैं, यह अन्न को सुखाने के लिए निर्मित किए गए थे। ठीक है, और यह जो अन्नागार बने हुए थे वह ईंटों से निर्मित थे। इस प्रकार खाद्यान्न के भंडारण के लिए तथा उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित अन्नागार देखने को मिलता है। यह भी 5 मार्कर के तरीके से मैंने लिखा है। तो आप 5 मार्कर की, क्योंकि स्नानागार पूछा जा चुका है तो अन्नागार भी पूछने की संभावना है। सड़कें हम देखते हैं तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बावड़ियों, जल संचय के लिए बावड़ियों का निर्माण किया गया था तथा सभा भवन भी, मीटिंग वगैरह जो होती हैं आजकल हम देखते हैं कई सारे मीटिंग हॉल, तो उस टाइम सभा भवन थे जो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजित सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आता है कि इसका पतन कैसे हुआ। तो हम लिखेंगे कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार प्रकट होते हैं, जिनमें से कुछ अग्रांकित हैं। सर जॉन मार्शल, भूकंप या प्रशासनिक शिथिलता, भूकंप आया, प्रशासनिक शिथिलता हुई जिससे कि इसका पतन हो गया। अर्नेस्ट मैके कहते हैं बाढ़ के कारण। फेयर सर्विस कहते हैं पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से पतन हुआ। डी कौशाम्बी साहब कहते हैं कि आग लगाकर हत्या कर दी गई इन लोगों की। और अन्य में क्या देखेंगे हम कि अन्य में देखते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ। इसको कौन बताते हैं, इसको बताते हैं व्हीलर जी और पिगट महोदय। ठीक, महामारी की वजह से बताते हैं जॉन कैनेडी। और क्षेत्र से पलायन हो गया, ये अन्य कोई विचारक होंगे, वह अपने विद्वान होंगे, वह कहते हैं कि क्षेत्र से पलायन होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।